कॉमन पर्सन के दिमाग में हमेशा एक ये मिथ रहता है कि उसको जब भी लैट्रिन के रास्ते से खून आएगा तो उसको पाइल्स हो गए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या लैट्रिन के रास्ते से खून आने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आपको पाइल्स हो गए, या फिर कोई अन्य बीमारियां भी होती है जिसमें मरीज को लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या लैट्रिन के रास्ते से खून आने में सिर्फ पाइल्स जिम्मेदार है या फिर और भी कोई बीमारियां होती है जिनमें लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। तो देखिए दोस्तों, दो ऐसी कॉमन बीमारियां होती है जिसमें लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। और भी बीमारियां, लेकिन वो थोड़ी सी अनकॉमन है। ये दो बीमारियां ज्यादा कॉमन होती है। पहली बीमारी पाइल्स या हेमरॉइड्स, दूसरी बीमारी है फिशर। ये दो बीमारी बड़ी कॉमनली देखी जाती है और इन्हीं दो बीमारियों में मरीज को लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो पाइल्स है या फिशर है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पाइल्स क्या होता है, फिशर क्या होता है, पाइल्स का क्या कारण है, फिशर का क्या कारण है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लिनिक पर, या फिर आप मरीज हैं तो क्या सिम्टम्स के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि आपको कहीं पाइल्स है या फिर आपको फिशर है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इन बीमारियों का क्या इलाज है, और हम ये भी जानेंगे कि आप क्या वो प्रिकॉशंस, क्या वो सावधानियां रख सकते हैं जिससे आपको पाइल्स या फिशर ना हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइल्स क्या होते हैं। देखिए, पाइल्स का मतलब है कि जो भी हमारी रेक्टम की खून की नसें हैं, जब भी इनमें वेरिकोसिटीज हो जाए, वेरिकोसिटीज जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया वेरिकोस वेन के, कि जब भी खून की नसें डायलेटेड हो जाए, मतलब वो चौड़ी हो जाए, उनमें खून भरने लगे, वो टॉर्चुअस हो जाए, मतलब उनमें ऐठन आने लगे, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, तो उनको हम वेरिकोस वेन कहते हैं। तो रेक्टम की जो भी हेमोरॉइडल वेन होती है, इनके अंदर जब भी वेरिकोसिटीज हो जाए कि वो डायलेटेड हो जाए, तो हम इसको पाइल्स कहते हैं। ये होगी पाइल्स की डेफिनेशन। फिशर की डेफिनेशन क्या है कि जब भी लैट्रिन के रास्ते में आप कट लग जाए तो इसको हम फिशर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वो वेरिकोसिटीज है, नसों में खून जमने की समस्या हो रही है, लैट्रिन के रास्ते में कट लगना है। अब हम ये जानते हैं कि पाइल्स और फिशर होने का क्या कारण है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पाइल्स क्यों होते हैं। देखिए, जब भी आप लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, कि आपको कब्ज की समस्या रहेगी और आप लैट्रिन में जाके काफी प्रेशर लगाते हैं, तब जाके आपको स्टूल पास होता है, तो उस प्रेशर की वजह से वहां पे खून लंबे समय तक ठहरता है, उसकी वजह से आपको आगे चल के पाइल्स होने की समस्या होती है। तो अगर आपको पाइल्स से बचना है तो आपको टॉयलेट में कम स्ट्रेन करना होगा, कम जोर लगाना होगा, जिससे आपको पाइल्स की समस्या ना हो। और फाइबर वाला खाना आपको खाना चाहिए जिससे आपको कब्ज ना हो और आपको ज्यादा समय ना लगे। ये एक कारण होता है। साथ ही साथ मैंने जैसा वेरिकोस वेन के वीडियो में बताया था कि खून की जो नसें होती है उनमें वॉल्व लगे होते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों में देखा जाता है कि वो वॉल्व खराब हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको वेरिकोस होता है। तो यही कारण यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तीसरा कारण मैंने वहां पे बताया था कि जिन लोगों का लंबे समय तक खड़े रहने का काम होता है, जिनका पोस्चर स्टैंडिंग पोस्चर में वर्किंग ज्यादा होती है, उन लोगों को ये ज्यादा होता है। और एक स्पेशल कंडीशन देखी जाती है खास करके महिलाओं में, जब पाइल्स बहुत होता है, कि महिलाएं ये बताती है कि जब से उनको प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा उनको हुआ, उसके बाद से उनको पाइल्स हो गया। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स और कुछ कारण है जिसकी वजह से मरीज को पाइल्स होता है। देखिए, अब फिशर का क्या कारण है। फिशर का कारण ये है कि जब भी आपको लैट्रिन टाइट आएगी, तो लैट्रिन टाइट जब भी उस रास्ते से निकलेगी तो उस रास्ते को चीर देगी। ये फिशर का कारण होता है। तो जहां तक देखा जाए तो दोनों बीमारी का एक मोटा मोटा कारण कब्ज है। तो आपको कब्ज से बचना होगा, तभी आप इन बीमारियों को रोक पाएंगे। अब हम ये समझेंगे कि आप क्लिनिकली या फिर आप मरीज हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मुझे ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो फिशर की वजह से या पाइल्स की वजह से। देखिए, नेचर ऑफ ब्लड, कि किस प्रकार से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको लेटरिन करने के बाद पॉट पर एकदम फ्लश की तरह खून आता है लेटरिन के रास्ते से, तो आपको पाइल्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो खून लेटरिन में लगा हुआ आ रहा है, धारी की तरह लगा हुआ आ रहा है, या फिर हल्की कुछ एक दो बूंद गिरती है, तो हो सकता है आपको फिशर हो। फिशर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना सीवियर पेन होगा कि मरीज लेटरिन जाने से डरेगा। लेटरिन करने के लगभग 3 से 4 घंटे तक उसको काफी जलन, काफी चुभन का एहसास होता है लेटरिन की जगह पे। तो ये फिशर का सिम्टम है। पाइल्स ज्यादातर केस में, लगभग 70 से 80% केस में बिना दर्द वाले होते हैं, जिसमें मरीज को सिर्फ ब्लीडिंग होती है, दर्द नहीं होता। तो ये दो प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको पाइल्स है या फिशर। ये देखा जाता है कि जो फिशर के केसेस हैं वो यंग
लोगों में पाए जाते हैं जिनकी उम्र लगभग 20 से 30 साल होती है, जिनका फूड हैबिट सही नहीं होती, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन या लेटेंट डाइट होने की समस्या ज्यादा रहती है। तो फिशर ज्यादातर यंग एज की प्रॉब्लम है, पाइल्स ओल्ड एज की या फिर मैं कहूँ मिडिल टू ओल्ड एज की प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन कभी कभी यह भी देखा जाता है कि ये थोड़ा यंग एज में भी होने लगती है। साथ ही साथ फिशर और पाइल्स दोनों एक साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लेटेंट से रास्ते से खून आने की समस्या है या दर्द की समस्या है या फिर कोई और भी समस्या है, तो आप प्रॉपरली उसका पहले जांच कराइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, तभी वो होगा। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है ताकि आप समझ सके कि लेटेंट से जो खून आ रहा है वो सिर्फ पाइल्स ही नहीं है, और आप अपने डॉक्टर को सीधे जाके ये ना बोलें कि मुझे पाइल्स हो गए, जिससे डॉक्टर के मन में भी एक भ्रम पैदा होता है कि हाँ शायद पाइल्स हो गए हो। वो कई एक बार डिफ्रेंशिएट करना भूल जाए, इसकी वजह से आपको हो सकता है कि दवाई भी गलत मिल जाए। तो आप मैं समझता हूँ आप इस डिफ्रेंशिएशन को समझे होंगे कि लेटरिन के रास्ते से खून आने का मतलब सिर्फ पाइल्स ही नहीं है, और भी बीमारियां होती हैं। ये दो मैंने एग्जांपल दिए। कई एक बार जब रेक्टम का कैंसर हो जाए, कि जो रेक्टम है उसमें कैंसर बन जाए, फिर कोई और भी कारण होते हैं जिसमें ब्लीडिंग आती है, जैसे क्रॉन्स डिसीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इनमें भी ब्लीडिंग आती है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने किसी डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपरली उसका इलाज लीजिए, तभी आप उससे पूरी तरीके से निजात पा सकेंगे। अब हम ये जानेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, पाइल्स और ट्रीटमेंट के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन तभी मैं 3-4 दवाइयाँ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वो मेजर ग्रुप है जो पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, 2 टाइप का पाइल्स होता है, एक ब्लीडिंग और एक नॉन ब्लीडिंग। जब ये ब्लीडिंग पाइल्स होगा तो हम 3 दवाइयाँ प्रोमिनेंटली याद रखेंगे। सबसे पहली है हेमामिलिस, दूसरी है फिकस, तीसरी दवाई है फास्फोरस। ये 3 ग्रुप ऑफ रेमेडीज का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। अगर ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ पाइल से आपको लैट्रिन जब भी आप करते हैं तो कुछ मस्सों की तरह बाहर आता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की ब्लीडिंग और दर्द नहीं है, तब अलग ग्रुप इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है एलोस, दूसरी दवाई है एस्कुलस, तीसरी है कालीकार्ब। कालीकार्ब ब्लीडिंग में भी और नॉन ब्लीडिंग दोनों में इस्तेमाल की जाती है। इस प्रकार से एस्कुलस का भी कई बार हम नॉन ब्लीडिंग और ब्लीडिंग दोनों में और भी सिम्टम्स के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। अब इन दवाइयों का सिलेक्शन आपकी और भी सिम्टम पे डिपेंड करता है, तो ये नहीं कि आप वीडियो देखें और अपने इलाज करना स्वयं चालू कर दें। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे आते हैं, वो है फिशर की कौन सी वो 3 प्रोमिनेंट दवाइयां हैं। तो अब मैं आपको फिशर की ऐसी 3 दवाइयां बताऊंगा जो आपके लगभग 80 से 90% केस को पूरी तरीके से निकाल देगी। क्यों? क्योंकि फिशर एक बहुत ही पेन वाली समस्या है कि मरीज बहुत ज्यादा परेशान होगा, दर्द से वो काफी बेचैन रहता है, और फिशर में एलोपैथिक जो दवाइयां वो थोड़ा सा कम काम करती हैं। तो अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो प्रेशर के केस में इस्तेमाल होती है वो है रटानिया, दूसरी दवाई है नाइट्रिक एसिड, तीसरी है ग्रेफाइटिस। ये 3 दवाइयों का ग्रुप है जो काफी फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होता है फिशर के केस में। और भी सिम्टम्स होते हैं कि जिन पे इन दवाइयों का सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बीमारी की गंभीरता को समझेंगे, अपने किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद ही उस डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाएंगे। अगर आपको इस बीमारी में या किसी अन्य बीमारी में मेरी किसी पर्सनल सहायता की जरूरत है तो आप स्क्रीन पर आने वाले नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन लेंगे और आपको आपकी बीमारी का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। अब हम मिलेंगे अगले मंगलवार और शनिवार को आने वाले और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।